हेलो फ्रेंड्स, मैं विपिन कुमार गंगवार आप सब लोगों का स्वागत करता हूं स्कॉलर के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जैसे कि हम लोग वेडनेसडे और संडे को जो अपने यहाँ मॉक टेस्ट कराते हैं ऑफलाइन, उसका सोल्यूशन हम लोग ऑनलाइन प्रोवाइड्स करते हैं। तो उसी की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मैं आपके साथ लेकर जुड़ रहा हूँ। याद रखिएगा, एसएससी सीजीएल के 25 मॉक टेस्ट का सोल्यूशन, और जिसमें हम लोग आज देखेंगे आपके जीएस के क्वेश्चन। तो आइए शुरू करते हैं। आप सब लोगों का स्वागत है यूट्यूब चैनल पर। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन दोस्तों। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, और पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि भारतीय संविधान में राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है ना। यानी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो दोस्तों याद रखना, क्या अनुच्छेद 12 से लेकर 32 तक इसका प्रावधान दिया गया है? ये तो गलत है, ये तो फंडामेंटल राइट्स के बारे में है ना। आपने देखा होता फंडामेंटल राइट, यानी पहला तो दोस्तों गलत हो गया, है ना। अगर बात करते हैं तो पहला तो क्या है, ये गलत हो गया। संविधान की नवीन विशेषताओं के रूप में वर्णित किया गया है, हाँ ये तो खैर बात सही है, लेकिन और ऑप्शन भी देख लेते हैं। ये संविधान के भाग सेकंड में है ना जी ना, ये बात भी गलत है। ओके, इसे सोवियत संघ से लिया गया नहीं, बिल्कुल, क्योंकि भाई ये जो डीपीएसपी है दोस्तों वो आयरलैंड से लिए गए हैं। कहां से लिए गए? आयरलैंड से, है ना। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी। ये हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये रहा आपका नया क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। निम्न में से क्या सरकारी बजट का एक उद्देश्य है? तो अगर सरकारी बजट के उद्देश्य की बात करें, और सबसे पहले हम बजट के बारे में दोस्तों यहाँ पे बात करें चर्चा परिषद, तो आप देखेंगे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी कि भारतीय संविधान, उस संविधान के आर्टिकल 112 में, ठीक है, एएफएस एएफएस एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बताया गया है। अब एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी कि दोस्तों क्या है? वार्षिक वार्षिक वित्तीय विवरण है। और इसी वार्षिक वित्त विवरण को हम बोलचाल में, आम बोलचाल में बेटा क्या बोल देते हैं? बजट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बजट। जो परंपरा चली आ रही उसी के अकॉर्डिंग हम इसको बजट बोल देते हैं। तो लेकिन आप समझिएगा कि भारत में कहीं पर भी, इंडिया के कोई भी ऐसे डॉक्यूमेंट में जो गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट है या गजट है या बजट है, याद रखना, तो बजट शब्द कहीं किया गया है। क्लियर है? तो याद रखिएगा, यहाँ पर हम लोग बात करते हैं अब बजट में क्या क्या होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि बजट क्या है। जीडीपी विकास दर को बताता है, बिल्कुल सही बात है, ये भी होता है उसमें। संसाधनों का पुनर्आवंटन, यानी कि रीलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, ये भी होता है। संतुलित क्षेत्रीय विकास, बैलेंस रीजनल ग्रोथ, ये बिल्कुल सब होता है। यानी कि बजट में तीनों का प्रावधान बताया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि ए, बी और थर्ड को मिलाकर, अगर सोना सॉरी अगर देखा जाए 1 2 3 को मिलाकर, आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन। देखा है, निम्नलिखित में से कौन सा हिंदू शाही साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? तो दोस्तों याद रखना, जो हिंदू शाही साम्राज्य की राजधानी मिलेगी वो मिलेगी वह हिंद आपके लिए। ठीक है, कौन सी मिलेगी? वह हिंद। तो ऑप्शन नंबर सी इसका भी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, तो जो लगेगा कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उस पर जरूर मैं आपको डिटेल दूंगा। आइए बात करते हैं अगले की 29 क्वेश्चन नंबर की। तो क्या है कि कॉपर का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? अब देखिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए हम क्या करते हैं? आबहू प्रिंसिपल का यूज करते हैं। तो आबहू प्रिंसिपल में अगर आप लोगों ने देखा हो तो बेटा ऐसा लिखा होगा 1s 1s2 2s2 3s2 4s 5s 6s 7s। यहां से फिर शुरू हो जाइए, sp 2p 3p 4p 5p 6p एंड 7p। यहाँ से 3D 4D 5D 6D। ओके, और यहाँ पर 4F और बेटा 5F। तो ये एक ध्यान रखना, हम अगर देखते हैं तो विद्वानों ने बताया है, जो वैज्ञानिक उन्होंने बताया कि जो एटम है उसमें कुछ ऑर्बिट्स होते हैं, कुछ उसके कोश होते हैं, और उसमें जो कोश है जो उनको बांटा गया है sp df में बांटा गया। sp
DF में बांटा गया है दोस्तों। S में 2 इलेक्ट्रॉन, P में बाहरी कक्षा में 6, D में 10 और दोस्तों याद रखना ऐप में मैक्सिमम 40 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो इसके लिए हम आप ऐसे भी लिख सकते हो 2 2 2 ये बना दीजिए। ये अगर आप इससे बनाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होना चाहिए। तो इस रूल से हम लोग क्या करते हैं, अब दोस्तों याद रखना इस तरीके से हम लोग निकालते हैं, है ना? कैसे बनाते हैं? इस तरीके से बनाते हैं इस प्रिंसिपल को। तो ये याद रखिएगा यहां से। क्लियर है? तो अब इससे पता करेंगे तो हमको पता चल जाएगा यहां से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका क्या है ना? और इसका आपका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 3d10 एंड 4s1। ओके, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने कि भारतीय संविधान में विधि के समक्ष समता की अवधारणा किस संविधान से ली गई है? In the Indian Constitution, is the concept of equality before law is borrowed from the Constitution. तो दोस्तों जैसे कि हम जानते हैं, अगर आपने पढ़ा है तो हम जानते हैं कि अमेरिका से हमने क्या लिया है, प्रस्तावना ली है। अच्छा, राष्ट्रपति, जो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगता है, महाभियोग, महाभियोग, ये भी किससे लिया गया है? ये सब अमेरिका से लिया गया है। अच्छा, संघ का शासन, संघ का शासन दोस्तों कहां से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। ओके, अच्छा अभी हम लोग बात कर रहे थे कि डीपीएसपी, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि नीति निर्देशक तत्व, नीति कौन से? राज्य के नीति निर्देशक, नीति निर्देशक तत्व, ये कहां से लिए गए हैं? ये लिए गए हैं आयरलैंड से। तो आपको इसका राइट आंसर पता हो गया होगा। याद रखना कहां से लिया गया? ब्रिटेन, यानी कि विधि के समक्ष समता, ठीक है, इक्वलिटी बिफोर लॉ कहां से लिया गया दोस्तों? तो ब्रिटेन से लिया, है ना? चलिए आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग। और ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2004-5 में छत्तीसगढ़ गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले जनसंख्या का परसेंट कितना था? तो दोस्तों याद रखना इसका ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। लगभग में 41% गरीबी बिलो ऑफ पॉवर्टी लाइन है कहाँ? छत्तीसगढ़ में, अगर इस डेटा के अकॉर्डिंग देखा जाए तो। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जहां पर मुझे लगेगा आपको कुछ डिटेल देनी है वहां पर जरूर डिटेल दूंगा, और जो नॉर्मल क्वेश्चन हम ऐसे करते जाएंगे, ठीक है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पढ़ लेते हैं कि 16 जुलाई 1929 को स्थापित कौन सा संगठन है जिसे पहले इंजीनियर काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के नाम से जाना जाता था? भारत में कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा का एक प्रभारी है। तो दोस्तों यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका क्या? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। क्या हो जाएगा? यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों याद रखना जो इसका हेडक्वार्टर है वो आपको दिल्ली में देखने को मिलता है। हेडक्वार्टर कहाँ है? ये दिल्ली में है। और इसके बारे में बात करें तो इसकी जो स्थापना है बेटा वो कब हुई है? तो यार कि 1929 को इसकी स्थापना होगी। और अभी जो इसके हेड हैं, जो इसके हेड यानी जो इसके निर्देशक हैं वो है हिमांशु पाठक। हिमांशु पाठक जी हैं वो इसके क्या है? अभी निर्देशक हैं। क्लियर है? तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। कौन सा क्वेश्चन है कि पदार्थ की वह अवस्था कौन सी है जो एक समानता का गुण प्रदर्शित करती है? तो दोस्तों याद रखना जो समानता का गुण प्रदर्शित करती है वो कौन सा है? वो स्टेज कौन सी है? वो गैस है। कौन सी है बेटा? गैस। ओके, चलिए नॉर्मल सा क्वेश्चन है तो बढ़ते हैं आगे। तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन कि किस पंचवर्षीय योजना के बाद से सार्वजनिक क्षेत्र पर बहुत अधिक जोर नहीं दिया गया? यानी कहने का मतलब आफ्टर द विच 5 ईयर प्लान वाज नॉट मच प्रेजेंस गिवन टू द पब्लिक सेक्टर। तो किस पर नहीं दिया गया? तो पहले आइए थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखो दोस्तों याद रखिएगा इंडिया के डेवलपमेंट में इस 5 ईयर प्लान का बहुत बड़ा रोल है। तो अगर इन 5 ईयर प्लान की बात करते हैं तो इंडिया में टोटल 12 5 ईयर प्लान बने। कितने प्लान बने?
और ये अब टू 2017 तक वर्किंग रहे, यानी कि लास्ट 5 ईयर प्लान जो वर्किंग रहा दोस्तों, वो कहां तक रहा? 2007। क्यों? क्योंकि याद रखिएगा इन 2015 में ही नीति आयोग को क्या कर दिया गया? एस्टेब्लिश कर दिया गया। अब नीति आयोग क्यों एस्टेब्लिश किया गया? क्योंकि नीति आयोग की जगह सबसे पहले नीति आयोग जहां पे आज काम कर रहा है, इससे पहले यहाँ प्लानिंग कमीशन काम करता था। प्लानिंग कमीशन वर्क करता था, और प्लानिंग कमीशन याद रखना 12 मार्च 1950 यानी कि, ठीक है, याद रखिएगा 12 मार्च, सॉरी 15 मार्च 1950 को क्या हुआ था? स्टेबल हुआ था। और यही प्लानिंग कमीशन ही रेगुलेट करता था क्या? 5 ईयर प्लान, 5 ईयर प्लान। इसीलिए दोस्तों याद रखना, जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान स्टार्ट हुआ वो हुआ 1 अप्रैल 1950 को। अब हुआ है 1950 को। अच्छा, जहां पर प्लानिंग कमीशन काम करता था, आज वर्तमान में क्या है? नीति आयोग। और नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ओके, आइए अब बात करते हैं। तो सबसे पहली चीज क्या है यहाँ पर, अगर हम लोग बात करें, तो अगर अपने लोग बात करते हैं क्या 7वीं पंचवर्षीय योजना है, 8वीं पंचवर्षीय योजना, 11वीं या 9वीं, तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो तो 9वीं पंचवर्षीय होगा। लेकिन अगर हम बात करें 8वीं पंचवर्षीय योजना, बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों है? क्योंकि ये याद रखना 1992 से स्टार्ट होगी, 1997 तक वर्किंग रहेगी। और इस समय जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर होंगे दोस्तों, वो फाइनेंस मिनिस्टर रहेंगे मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह। जबकि जो हमारे पीएम होंगे दोस्तों, याद रखना, वो कौन होंगे? वो होंगे नरसिम्हा राव। कौन होंगे? जो पीएम है वो नरसिम्हा राव। और याद रखना, यही मनमोहन जी हैं इस 8वीं पंचवर्षीय योजना में एलपीजी एलपीजी का क्या देंगे? कॉन्सेप्ट देंगे। यानी कि एलपीजी एलपीजी का मीन्स क्या है बेटा? लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण का नारा दिया जाएगा। और यहीं से दोस्तों याद रखना, इंडियन इकोनॉमी का क्या माना जाता है? डेवलपमेंट माना जाता है, यानी कि विकसित माना जाता है, यानी कि मॉडर्नाइजेशन माना जाता है। आधुनिकरण अगर कोई कहे भारतीय अर्थव्यवस्था का, कहां से माना जाता है? तो 8वीं पंचवर्षीय योजना से ही भारतीय अर्थव्यवस्था का आधुनिकरण माना जाता है। क्लियर है यहाँ पर? अच्छे से याद रखिएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्या नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी। तो बात करते हैं निम्न में से किस त्योहार का संबंध मुख्य रूप से मणिपुर से है? तो विच फेस्टिवल है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज द मेनली रिलेटेड टू मणिपुर? तो भाई मणिपुर से कौन सा फेस्टिवल रिलेटेड है? तो आइए उसकी बात करें। तो सबसे पहले जो हरेली है, ये तो बेटा छत्तीसगढ़ में बनाया जाता है। कहाँ बनाया जाता है? छत्तीसगढ़। क्लियर। अच्छा, बैसाखी आपको मेनली देखने को मिल जाएगी पंजाब में। कहाँ होता है? पंजाब में। तो इसका बेस्ट ऑप्शन, आपका राइट आंसर क्या है? याद रखे, आयो संग। क्या है? यायो संग। तो यायो संग जो है वो कहाँ का उत्सव है? वो मणिपुर का है। चलिए आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। कहते हैं कि भाई यहाँ पर पाश्चुरीकरण होगा दोस्तों। यहाँ पे क्या लिखना जाएगा? पाश्चुरीकरण लिखा जाएगा। पाश्चुरीकरण विधि में सूक्ष्म जीवों को मारने के लिए दूध को किस ताप पर, है ना, 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म किया जाता है? तो क्या टेम्परेचर है? याद रखिए, ये पाश्चुराइजेशन लुईस पाश्चर हुए, उन्होंने ये मेथड दिया था कि अगर एक सर्टेन टेम्परेचर पर एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए अगर मिल्क को गर्म किया जाए तो सारे जो बैक्टीरिया हैं वो नष्ट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। इसी को बोलते हैं मिल्क का पाश्चुराइजेशन, यानी कि पाश्चुरीकरण। तो बेटा जो टेम्परेचर है जो माना गया वो कितना है? 70 सेंटीग्रेड। 70 सेंटीग्रेड पे अगर आप क्या करते हैं, 15 से 30 सेकंड मिल्क को बॉयल करते हैं तो उसके सारे बैक्टीरिया मर जाते हैं। ओके, आइए बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। क्या है कि सकल प्राथमिक घाटा के बारे में बताइए। क्या है कि ग्रॉस प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल टू। तो अगर दोस्तों, अगर सबसे पहले बात करें कि यहाँ पर क्या है, तो क्या राजस्व घाटा
और पूंजी व्यय के बीच का अंतर है। डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू डेफिसिट एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, नहीं ये तो गलत है, ये तो बात बिल्कुल। अच्छा, डिफरेंस बिटवीन टोटल एक्सपेंडिचर एंड टोटल रिसिप्ट, ना ना ये तो बजटरी डेफिसिट है, ये बात गलत हो गई। अच्छा, डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट एंड इंटरेस्ट पेमेंट, हाँ ये बात बिल्कुल। ये दोस्तों क्या है, ये सही है कि सकल राजकोषीय घाटा और ब्याज के भुगतान के बीच का अंतर ही होता है, तो यानी कि ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। लेकिन आइए कुछ जानते हैं अपने इन डेफिसिट के बारे में। तो हम सभी जानते हैं कि ये जो बजट है, ये इस बजट में दोस्तों याद रखना दो चीजें होती है। एक होता है क्या, कुल प्राप्तियां होती हैं, कुल प्राप्तियां हैं, ठीक है, यानी कि टोटल रिसीट्स है, टोटल रिसिप्ट्स है, ये याद रखिएगा, टोटल रिसिप्ट्स है, और टोटल एक्सपेंडिचर है, टोटल एक्सपेंडिचर है, यानी कुल कुल व्यय है। अगर मैं यहां से अगर बात कर दूं, जरा समझिएगा चीजों को। देखिए, कुल आय माइनस कुल व्यय, अगर मैं इसकी बात कर दूं तो यह है बजटरी डेफिसिट जो बताया गया है ना। क्या बताया गया है, बाय डिफरेंस बिटवीन टोटल एक्सपेंडिचर एंड टोटल रिसीप्ट्स। तो याद रखिएगा, अगर हम लोग बात देख लें यहां पर क्या है, कुल व्यय माइनस कुल आय, ये होता है बजटीय घाटा, बजटीय घाटा, और ये इंग्लिश में लिखा है ऊपर। एक तो ये घाटा होता है दोस्तों। अच्छा, दूसरे घाटे की और बात कर लें। ठीक, दूसरे घाटा की बात क्या होता है, तो अगर अपन लोग बात करते हैं यहां से राजकोषीय घाटे की, राजकोषीय घाटा यानी कि फिजिकल डेफिसिट। फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, तो आप यहां पे कहेंगे क्या, कुल राजस्व प्राप्तियां प्लस कुल पूंजी प्राप्तियां। ओके, यहां पे क्या है, राजकोषीय घाटा बराबर क्या है, कुल राजस्व प्राप्तियां यानी कुल टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड टोटल कैपिटल रिसिप्ट। ओके, माइनस माइनस कुल कुल राजस्व व्यय व्यय प्लस, थोड़ी सी जगह शॉर्ट पड़ गई है ना, मैं यहां लिख देता हूं, ठीक है। यहां पर भाई क्या है, कुल राजस्व व्यय प्लस कुल पूंजी व्यय, कुल कुल पूंजी व्यय। ठीक, अब इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूं, कुल राजस्व प्राप्तियां कुल पूंजी प्राप्तियों को जोड़ दूं, उसमें से कुल राजस्व प्राप्तियां और कुल पूंजी व्यय और कुल राजस्व व्यय को माइनस कर दूं। एक बार बहुत ध्यान से फिर सुनिए, राजकोषीय घाटा क्या है, राजकोषीय घाटा बराबर होता है कुल राजस्व प्राप्तियां और कुल पूंजी प्राप्तियां। ठीक, इसमें से मैं क्या माइनस कर दूं, राजस्व व्यय और पूंजी व्यय माइनस कर दूं, क्या, ब्याज की अदायगी को छोड़कर। तो बेटा ये क्या माना जाता है, ये माना जाता है आपका क्या, फिजिकल डेफिसिट। यानी कि फिजिकल डेफिसिट का मतलब राजकोषीय घाटा। क्या माना जाता है, राजकोषीय घाटा। और इसी याद रखना, इसी राजकोषीय घाटे में से अगर मैं इंटरेस्ट पेमेंट माइनस कर दूं, इसी क्या फिजिकल डेफिसिट में से क्या माइनस कर दूं, आपका इंटरेस्ट पेमेंट माइनस कर दूं, इट इज कॉल्ड प्राइमरी डेफिसिट। और यही पूछा गया है। तो प्राइमरी डेफिसिट क्या है बेटा, सकल क्या है, सकल राजकोषीय घाटे का किसमें से भुगतान क्या कर देना है, अंतर, अंतर का मतलब माइनस ब्याज का भुगतान। अगर
सकल राजकोषीय घाटे से ब्याज का भुगतान कर दिया जाए तो क्या प्राप्त हो जाता है दोस्तों? क्या प्राप्त हो जाता है? तो याद रखना प्राथमिक घाटा प्राप्त हो जाता है। क्लियर है? थोड़ी सी टेढ़ी चीज है लेकिन आप सही से समझोगे तो आप समझ जाओ। क्लियर है? चलिए आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये रहा नया क्वेश्चन। निम्न में से किस निम्न में से भिन्न विकल्प को पहचानिए। तो कौन सा इसमें भिन्न है? चूज ऑफ द, ठीक है, डिफरेंट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। तो इनमें से कौन सा? तो नैच मूल्य, जारी करने वाली प्राधिकृत गारंटी, कागजी मुद्रा, वैध मुद्रा। तो अगर देखा जाए तो इससे भी लेन देन होता है, ये भी सही है, ये भी सही है। जारी करने वाली प्राधिकृत गारंटी, ये भी सही है। यानी इसमें से क्या अलग हो गया? ऑप्शन नंबर ए। यानी 38 का जो आपका आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा? यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा? ये रहा आपके सामने कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा करने वाला प्रस्ताव पारित किया गया था? तो दोस्तों ये हम सभी जानते हैं कि पहली बार ये जो प्रस्ताव रखा गया था और इसके लिए तो हम सभी जानते हैं कि लाहौर अधिवेशन था ये, और बहुत इंपॉर्टेंट अधिवेशन है। कई बार ये क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा अधिवेशन है जहां पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। तो 39 क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर सी है आपका बिल्कुल सही है, पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। और याद रखना, ओके क्लियर। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट की। यहां से अगला क्वेश्चन क्या है कि मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो अब इसमें अगर हम लोग बात करें 40 नंबर क्वेश्चंस की, तो 40 नंबर में अगर हम लोग बात करेंगे कि कौन सी बात सही है कि मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। बात करते हैं लाई होरबा मणिपुर नृत्य का सबसे पुरानी शैली है, ये तो बिल्कुल ही कतई सही बात है। ठीक है, अगला है रॉस कार्तिन और थाई डांगसा नृत्य की सबसे लोकप्रिय शैलियां हैं। ना जी ना, ये खैर गलत है, लोकप्रिय नहीं है, सेकंड पे है। मणिपुरी नृत्य की उत, उत्पत्ति जैन पारंपरिक नृत्य शैली से हुई है। हाँ ये भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाना है? फिर आपका ये आंसर हो जाना है, यानी कि ए और सी इसका क्या है? करेक्ट आंसर। आइए बढ़ते हैं हम लोग नए क्वेश्चंस पर। और ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी निम्न से किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों याद रखिएगा, तो राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी निम्न से किस राज्य में स्थित है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस। तो दोस्तों याद रखना इसका आंसर बड़ा आसान है, यूपी। और ये यूपी के प्रयागराज में है। यूपी इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? यूपी के प्रयागराज, प्रयागराज में। ठीक है, प्रयागराज जिसका पुराना नाम क्या है? इलाहाबाद, है ना। किस नदी के किनारे है प्रयागराज? तो दोस्तों याद रखना गंगा प्लस यमुना नदी के किनारे है क्या? प्रयागराज, जहां अभी कुंभ मेला भी शुरू हुआ है। ठीक है, जो इस बार का कुंभ मेला है वो कहाँ हो रहा है? वो प्रयागराज में ही। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। तो क्या कहता है क्वेश्चन? क्वेश्चन कहता है कि डेविड रिकार्डो के अनुसार उच्च घाटे की स्थिति के दौरान करारोपण और ऋण ग्रहण व्यय के लिए खर्च करने के लिए वित्तीय साधन है। तो हाँ याद रखिएगा, अगर बात करें तो कौन है इसके सामने? अगर दिख क्या है? रियायती है, विवेकपूर्ण है, समतुल्य है या विभेदित है। तो याद रखिएगा इसका जो आंसर आपका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? समतुल्य हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा? समतुल्य हो जाएगा, यानी इक्विवेलेंट। क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंट। याद रखिएगा डेविड रिकॉर्डेड, ठीक है, रिकॉर्डो के अनुसार उच्च घाटे की स्थिति के दौरान करारोपण और क्या ऋण ग्रहण व्यय के लिए खर्च करने के समतुल्य वित्त है। ठीक, अब ये थोड़े से क्या है, ये करारोपण का मतलब है टैक्सेशन। ठीक है, ऋण ग्रहण का मतलब है क्या है? क्रेडिट। क्या है? क्रेडिट। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और कभी किसी दिन आपको समझाएंगे बैठ के कि ये चीजें होती क्या है। बात करते हैं सबसे पहले क्या है, हेमनंद प्रभा द्वारा उत्कीर्ण की गई पहाड़ियों की एक अंडाकार आकार की श्रृंखला का नाम बताइए। तो याद रखिए, क्या उसको डेमलिन्स कहते हैं, क्या सिंदूर कहते हैं, या एस्कर बोलते हैं,
या इसके लिए बेटा मोरन कहते हैं। तो क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा हिमनद यानी कि ग्लेशियर। अब जो ग्लेशियर्स हैं उनके प्रभाव से एक उत्कीर्ण एक आकृति पहाड़ियों की नुमा बन जाती है, अंडाकार जब आकृति बन जाती, जैसे कि ये ग्लेशियर्स है और इस पे ये अंडाकार आकृति बन जाए, इस प्रकार की ऐसे क्या बन जाए, इस प्रकार की अंडाकार आकृति बन जाती है। तो दोस्तों याद रखिएगा इसी को हम क्या बोलते हैं, ड्रमलिन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, ड्रमलिन्स बोलते हैं। ठीक है, ये ग्लेशियर्स के द्वारा आकृतियां क्या होती हैं, जनरेट होती हैं। तो आइए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। तो अगर बात करते हैं सबसे पहले यहाँ पर निम्न में से कौन सा सिंधु नदी का उद्गम स्थल है। तो अगर सिंधु नदी के उद्गम स्थल की बात करें तो दोस्तों याद रखना ये तो बोखरचू ग्लेशियर है, बोखरचू ग्लेशियर। हाँ जी, अगर बोखरचू ग्लेशियर की बात करें तो ये कहाँ पड़ता है, तो ये चीन में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, ये चीन में पड़ता है, यानी कि तिब्बत वाले हिस्से में चीन का जो हिस्सा है। और यहाँ पर क्या है, मान सरोवर के पास से एक ग्लेशियर है जिसका नाम क्या है, बोखरचू, यहाँ से निकलती है। और ये सिंधु नदी है, सिंधु नदी है दोस्तों, याद रखना यह क्या करेगी, यहाँ से ठीक है निकल के भारत में क्या करेगी, प्रवेश करेगी लद्दाख वाले क्षेत्र से, है ना। और लद्दाख वाले क्षेत्र से जिसको बोलते हैं दमचौक, तो दमचौक से भारत में क्या करती है, सिंधु नदी नदी प्रवेश करती है। उसके बाद क्या है ना, तो याद रखिएगा लद्दाख और जास्कर, कौन सी, लद्दाख और लद्दाख व जास्कर, इन श्रेणियों के बीच से गुजरेगी और जाकर पाकिस्तान में क्या कर जाएगी, प्रवेश कर जाएगी, है ना। तो याद रखना। अब अच्छा और कुछ आइए चीजें कुछ और डिस्कस कर लेते हैं इसमें। तो अगर कहें गंगोत्री ग्लेशियर, तो हम सभी जानते हैं गंगोत्री ग्लेशियर से कौन मानी जाती है, गंगा नदी का उद्गम माना जाता है। क्या माना जाता है, गंगा, गंगा नदी का उद्गम माना जाता है। अच्छा जेमू ग्लेशियर, तो ये जेमू ग्लेशियर सिक्किम में देखने को आपको मिलेगा। और सिक्किम में जेमू ग्लेशियर से दोस्तों याद रखना नदी निकलती है तिस्ता नदी। कौन सी नदी निकलती है, तिस्ता नदी। अच्छा चेमा डुंगयुंग ग्लेशियर से दोस्तों याद रखना कौन सी निकलती है, यार्लो चांगवो नदी निकलती है। इसी को क्या बोलते हैं, सांगपो। इसी नदी को दिहांग या सियांग नदी बोलते हैं अरुणाचल प्रदेश में। और असम में इसको हम क्या बोलते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी। देखिए कितने सारे नाम हैं, है ना, यालो जांगबो, सांगपो, दिहांग और क्या ब्रह्मपुत्र। और जबकि यार कि इसी ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में क्या बोलते हैं, जमुना। क्या बोलते हैं बेटा, जमुना, है ना। तो इसी जमुना से पद्मा मिल जाएगी, बाद में मेघना के साथ मिलकर गंगा नदी उसमें बंगाल की खाड़ी में गिर जाएगी, है ना। तो इतने सारे आप याद रखिएगा, मैंने आपको कुछ बताए हैं, इंपॉर्टेंट चीजें हैं, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिएगा। अच्छा एक नोट में आपको चीजें और बता दो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है जरा समझिए। अब इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों, कि ये तिस्ता नदी है, ये तिस्ता नदी ये पहले सहायक नदी थी गंगा की, यानी कि ये किसकी ट्रिब्यूटरी थी, गंगा नदी की। लेकिन दोस्तों याद रखना ये वर्तमान समय में अब ये ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। ठीक है, पहले किसकी हुआ करती, गंगा नदी की सहायक हुआ करती थी, ट्रिब्यूटरी हुआ करती थी। आज वर्तमान में किसकी है, तो ब्रह्मपुत्र नदी की ये सहायक नदी है। आइए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों अगर बात करें कि अक्टूबर 2024 में नासा ने बृहस्पति और उसके कौन से चंद्रमा की जांच के लिए एक अभूतपूर्व मिशन शुरू किया है, जो कि पृथ्वी से पूरे जीवन की खोज में प्रमुख स्थानों में से एक है। तो याद रखिएगा, तो दोस्तों याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो राइट आंसर रहेगा यूरोपा। कौन सा है मिशन, यूरोपा। क्लियर है, चलिए आइए बढ़ते हैं। करंट अफेयर का क्वेश्चन है तो केवल जान के छोड़ देते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि तन्या हेतम जो हाल में ही खबरों में थी वो किस खेल से संबंधित है। तो क्या ये बैडमिंटन खेलती हैं दोस्तों, क्या ये बास्केटबॉल खेलती है, क्या ये टेनिस से संबंधित है, या फिर तीरंदाजी से संबंधित। तो याद रखिएगा ये जो प्लेयर हैं
याद रखना ये किसकी है, तो ये बैडमिंटन खिलाड़ी है। कौन है? बैडमिंटन खिलाड़ी है तान्या हेतुम। नेक्स्ट की क्वेश्चन की बात करते हैं, ये भी करंट अफेयर का आपका क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि अक्टूबर 2024 में आईटीयू WTA 24 और IMC 24 के मौके पर अंतरराष्ट्रीय 6G संगोष्ठी का उद्घाटन किसने किया? तो अभी जो हाल में ही ये जो उद्घाटन किया दोस्तों, क्या रखना, ये उद्घाटन किया गया है आपकी ज्योतिया सिंधे, जो याद रखिए ज्योतिरिंदिया सिंधिया के द्वारा। किसके द्वारा किया गया है? नहीं, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 47 नंबर का आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों। और ये रहा आपके सामने नया क्वेश्चन। क्या है कि अंतर अंतर संसदीय संघ की 149वीं सभा में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किसने किया? तो यार कि ना, हु लीड द इंडियन डेलीगेशन एट द 149th असेंबली ऑफ द इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन। तो यार किया ये जो अभी इसका नेतृत्व किया या जो रेगुलेट इसको किया दोस्तों, वो किसने किया? ओम बिरला जी ने किया है। ओम बिरला जी आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और ये रहा आपके सामने नया क्वेश्चन कि भारतीय रेलवे बोर्ड ने ट्रेनों की अग्रिम बुकिंग की समय सीमा 120 दिन से घटाकर क्या कर दी है? जो नई सीमा 1 अक्टूबर से क्या हो जाएगी, लागू हो रही है। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, 1 नवंबर से जो लागू हो रही है, तो ये अब जो हो जाएगी आपकी 60 दिन, क्या है, 60 दिन। यानी कि जो पहले आप जो 120 दिन पहले टिकट बुक कर सकते थे, रिजर्वेशन कर सकते थे, अब ये 1 नवंबर से क्या हो जाएगी दोस्तों, केवल आप 60 दिन पहले ही क्या कर पाओगे, टिकट बुक कर पाओगे, ऑनलाइन बुकिंग। पहले लोग 1 साल, डेढ़ साल पहले या फिर बहुत समय पहले क्या कर लेते थे, है ना, बुक कर लेते थे। अब नहीं, क्या होगा, अब क्या होगा, अब आप 60 दिन पहले ही टिकट बुक कर सकते हो, तत्काल वाला या कैसे भी जो आपको बुकिंग करनी। तत्काल वाला तो तुरंत कर सकते हो, वैसे ही बुक नॉर्मली वाली जो हम करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। और आज के हमारे मॉक टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन है, ये है कि राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों ये मनाया जाता है 21 अक्टूबर। क्या मनाया जाता है? 21 अक्टूबर। ठीक है, तो ये रहा हमारा सोल्यूशन 25 नंबर सीजीएल मॉक टेस्ट का जी के। मैं आपके साथ लेके जुड़ा था आपका दोस्त, आपका हमदर्द, आपका भाई, का नाम है विपाल। आप जुड़े रहिए हमारे परिवार से और चैनल को ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, है ना। मैं मिलता हूँ आपको और नेक्स्ट सेशन में इसी तरह। जुड़े रहिए हमारे साथ। आज के लिए